अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब। मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? तुम्हारी तलाश तो दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट को है। किस किस से बात करूंगा? आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती। अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती। मिस्टर मलिक, आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। छटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब। जहां जाता है साला नड़ता भिड़ता रहता है। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहां से। सबूत ले आइए, ले जाइए। रईस हाजिर। बनिएगा दिमाग, मेरा भाई की ले रही। रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है। यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है। सच कहूं तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए या अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूं। लेकिन एक सिने प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया। अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित पटकथा होती है। एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना, उसका एक नामी गिरामी अपराधी बन जाना, अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना। रईस भी ऐसी ही खाका प्लॉट लाइन पेश करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में यह फिल्म दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी है। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है। यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूं, जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए। सन 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में रईस सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है। उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया। और फिर होती है पुलिस वाले जयदीप, जिसने अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है की एंट्री। बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना। प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने। इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले।
परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है, बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है। और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड्स जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद। ढोलकिया वास्तव में एक कट्टर व्यावसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृत्रिमता के। लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के खेल की ओर रुख कर लेती है। जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है, ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढोलकिया ये भली भांति जानते हैं कि दांव बड़ा है। उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है। एक कहानी वक्ता के रूप में वह लीप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं। लेकिन यह समस्या पैदा होती है। इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं। शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है, जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है। फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है, हालांकि फिल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी। फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से ही दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावोत्पादक है, विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने सेल्यूलाइड पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है। एडिटिंग एकदम कसा हुआ है। दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं। बनिए का दिमाग और मियाँ बाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे कई डायलॉग्स पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं। मुझे नवाजुद्दीन की लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वो लोगों में उत्साह और उमंग भर देते हैं। विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं। रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। शाहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं। फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है। माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं। मोहम्मद जीशान अय्यूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबद्ध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं। शीबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं। नरेंद्र झा, जयदीप अहलावत, उत्कर्ष मजूमदार, प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं। सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसेशनल अभिनेता हैं जो प्यार, मुनहार और स्टारडम शाहरुख को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ, वही सब कुछ एक बार फिर रईस में ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस, भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निस्संदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स। फिल्म रईस 1980 के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया। क्लैश और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहानी गुजरात के फतेहपुर की है, जहां फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से, जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है। स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है। पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है। चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का।
शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस इसको रईस अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लेता है। इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दायां हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है। रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है। पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठगांठ है और उसका काम होता रहता है, लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है। चाहे उसके पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले या कोई और, वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार से होती है, जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है। जयदीप मजूमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है। उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने को नहीं देता। पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने नहीं देता। इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी, जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है। एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है। खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं। एक वफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस माँ और खूब सारा एक्शन। इसके अलावा हिलन की तर्ज पर सनी लियोनी का एक आइटम सॉन्ग भी है, जो खून खराबे के बीच सुकून देता है। कहानी 80 के दशक के गुजरात पर बेस्ड है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है। घर की माली हालत खराब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है। अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन इसी बीच एसीपी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके पीछे पड़ जाता है, जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है। लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता। इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिनमें चुनाव, दंगे, बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं। फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है। के यू मोहनन की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसकी वजह से 80 के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स, जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसे ठीक किया जा सकता था। साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ्तार पर असर डालते हैं। सिर्फ सनी लियोनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लियोनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है। फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है। उनका काम शानदार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है। फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, एडवेंचर बढ़ जाता है। जहां एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख कर लेने की स्टाइल है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के डायलॉग बोलने का अंदाज कमाल का है। मोहम्मद जीशान अयूब, अतुल कुलकर्णी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती। सेकंड हाफ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है। यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था। फिर चाहे वो बूचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन। कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है, और अगर आप शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें। लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शाहरुख खान की फिल्म रईस 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है।
इस फिल्म का हीरो गैर कानूनी काम तो करता है, लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है। इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है। हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है। इन सबसे बेबस माँ, अत्याचार की मारी जनता, कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन। इतने मसाले के बाद एक जबरदस्त आइटम नंबर जो हेलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है। फिल्म की कहानी 80 के दशक के गुजरात पर आधारित है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है। घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है, जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है। रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है। अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक एसीपी मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है। मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आज़ाद ही रहता है। कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है। फिल्म का निर्देशन उम्दा है। फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है। यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है। सरपट भागती फिल्म हिचकोले लेने लगती है। खैरियत बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो के यू मोहनन का काम कमाल का रहा है। फिल्म आपको 80 के दशक में ही लेकर जाती है। वही इस फिल्म के वन लाइनर भी ज़बरदस्त हैं। वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियां भी मिलती हैं। जब सनी लियोनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं। वही कुछ गाने फिल्म की रफ्तार बेजा ही सुस्त कर देते हैं। फिल्म रईस को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है। उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है। गुस्से और फुर्तीला गुस्से और फुर्ती से भरे शाहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है। फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आए, रोमांच चरम पर पहुंचा। मोहम्मद जीशान अयूब, अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज 100 पीस ही लगी हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है, लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है, मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाई गई है, निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं। हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है। पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है। रईस की कहानी इससे ज़्यादा नहीं है। नया क्या है? ना बनिए का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेयरिंग। शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढोलकिया अधेड़ सितारे के मद में बहकी निशानची। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं। हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है। रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है। यह गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ़ का फिल्मी संस्करण है, जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है। लतीफ़ पर 1980-90 के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे, हत्या, अपहरण, तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था। मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया, मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था। लतीफ़ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया। रईस की कहानी में लतीफ़ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं। यहाँ रईस को रॉबिन हुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है। गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूति बटोरने की लचर कोशिश में थे। कई हिस्सों में रईस एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटोकॉपी जैसी है। शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं, ना रोमांस करते हुए। पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं।
नवाज फिल्म को न संभालते तो यह भरभरा कर गिर ही पड़ती। माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है। गीत संगीत औसत है। बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की यादें ताजा करता है। सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता। अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इसे देखें। उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल। एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभिनेता परेशान थे कि कहीं एक फिल्म की वजह से दूसरे के कारोबार को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में सारा दारोमदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था। साल की शुरुआत में बॉलीवुड के दो दिग्गजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्शकों के सामने बड़ी उलझन थी। रईस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शाहरुख खान की पहली पूरी एक्शन फिल्म है। शाहरुख खान के अभिनय की तारीफ करनी पड़ेगी। गैंगस्टर की भूमिका को उन्होंने इतनी बाखूबी से निभाया है। अभिनय के मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं। फिल्म में एक्शन भरपूर है। कई जगहों पर फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। फिल्म में 80 के दशक के गुजरात का शानदार खाका खींचा गया है। फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया का निर्देशन अच्छा है और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कसा हुआ है। जैसा कि हर फिल्म में होता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमज़ोर पॉइंट्स भी होते हैं, जो इस प्रकार है। फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है। इस तरह की गैंगस्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं। इस फिल्म में आपको अमिताभ की अग्निपथ, अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों की झलक नजर आती है। लगता है कि उन्हीं को मिला जुला कर एक फिल्म बना दी गई है। 2.25 घंटे लंबी फिल्म बोझिल लगती है। आइटम सॉन्ग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका सकता है। शाहरुख के फैंस को हो सकता है क्लाइमैक्स हजम ना हो। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। दर्शक लंबे वक्त से फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। इसके ट्रेलर और गानों को काफ़ी पसंद किया गया था। शाहरुख खान ने इसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे सलमान खान शो बिग बॉस में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफ़र करना हो, किंग खान अपनी इस फिल्म के प्रचार में जुटे हुए थे। हालांकि फैंस के लिए शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। यह कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है, जो गरीबी के कारण शराब तस्करी के धंधे में पड़ जाता है। उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह शराब बेचने का भी काम करता है। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस माँ की इस बात को ध्यान में रखकर शराब की तस्करी करते हुए वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वह गुजरात का एक बड़ा शराब माफिया बन जाता है। रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक, जो हमेशा उसके साथ रहता है। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार की, जिसका एक ही मकसद है, रईस के धंधे को रोकना। फिल्म के संवाद काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म में शाहरुख खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे। वह बेहतरीन डायलॉग बाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पुलिस अधिकारी के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था। अभिनय से लेकर उन्होंने संवादों को शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया था। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन वह कुछ ही सीन में नजर आई हैं। मोहम्मद जीशान, अयूब रांझड़ा और तनु बेट्स मनु रिटर्न्स के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रोल में दिखे थे। राहुल ढोलकिया ने रईस को 90 के दशक को दिखाने की पूरी मेहनत की है। इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी, जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है। वही हीरो का अपनी माँ की ओर बेइंतहा प्यार दिखाया गया है। फिल्म में शाहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है। वही इसमें आपको बेहतरीन डायलॉग बाजी, एक्शन, रोमांस और ड्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे। सनी लियोनी का लैला अंदाज आपको दीवाना बना देगा। मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह मूवी 80 और 90 के दशक में गुजरात के अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है। लतीफ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था। उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिंदगी को नहीं जिया जा सकता।
लतीफ़ के पिता तंबाकू बेचते थे। उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया। लतीफ़ के 7 भाई बहन थे। अब्दुल लतीफ़ अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई। मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था। मंजूर ने जब लतीफ़ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला। लतीफ़ जल्द ही अवैध शराब के धंधे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली। अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलेटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एक्साइज विभाग और पुलिस से संपर्क बना लिए। इसके बाद उसका धंधा चल निकला। इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए। इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान लतीफ़ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशान बन गए। लतीफ़ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को खत्म कर दिया। ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। 1990 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की, लेकिन लतीफ़ जनता दल के नेतृत्व के नज़दीक थे। जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी। ऐसे में यह सुलझा लिया गया। हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ़ को फिर टारगेट बनाया गया। इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी। उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था। हालांकि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी शामिल नहीं किया गया। उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि जब वह 15 महीने कराची में रहा तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था। हालांकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी। गुजरात में जब लतीफ़ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर 97 केस दर्ज थे, जिसमें 15 केस हत्या के शामिल थे। उसे 10 अक्टूबर 1995 को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था। एटीएस ने उसे 2 महीने तक ढूंढा था। इसके बाद वह एटीएस के हत्थे चढ़ा। 2 साल बाद अब्दुल लतीफ़ को उस वक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी और एनकाउंटर भाजपा के पक्ष में हुई थी। शाहरुख खान की मूवी रेस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ़ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं, लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। रईस बॉक्स ऑफिस पर वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म बेहतरीन थी, कमी थी तो सिर्फ सॉलिड एक्शन की। यदि वह भी स्तर का होता तो निश्चित रूप से फिल्म ने 300 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया होता। खैर, आज इस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका मिला। फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कथानक पर एक आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी है। रईस को देखते हुए लगा कि यह तो पुष्पा द राइज की कहानी है, एक दलित व्यक्ति की लत्ता से धन की कहानी जो खुद को अवैध व्यापार व्यवसाय में पाता है, अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संघर्ष करता है। क्या हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज या शाहरुख खान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं? सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के सभी प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी। पक्षपाती लगाने के जोखिम पर वह कभी इतने अच्छे नहीं दिखे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की काबिल के साथ और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की। रईस आज भी एक प्रशंसक पसंदीदा है। रईस के बाद हमने शाहरुख खान को जब हैरी मेट सोजल और जीरो में देखा, किंग खान के प्रशंसक उस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हम शाहरुख खान की अगली पठान की प्रत्याशा में रईस को फिर से देख रहे हैं। अब हमारी तरह शाहरुख खान के कई अन्य प्रशंसक भी फिल्म को फिर से देख रहे हैं। और क्या लगता है, उन्हें भी हमारी तरह रईस और नई राष्ट्रीय सनसनी अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज के बीच एक अनोखी समानता दिखाई दे रही है। अब रैग टू रिच एक पसंदीदा सिनेमाई ट्रॉप है। इस अवसर पर उभरे दलित नायक गरीबी और अन्य चुनौतियों से लड़ते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंत में विजयी होकर उभरना कुछ ऐसा है जिसे हम सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। बेशक रईस और पुष्पा दोनों हमें वह देते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुष्पराज और रईस आलम दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी चतुर्बुद्धि ही उनका एकमात्र हथियार है और पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिंडिकेट के नेता बनते हुए अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। दोनों अवैध व्यापार में शामिल हैं,
जो उन्हें नायक विरोधी छाया भी देता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं, खासकर जब शाहरुख खान की बात आती है। शाहरुख खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है। आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ़ के बारे में कुछ बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। 1951 में जन्मे अब्दुल लतीफ़ ने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद में एक जुए और शराब के ठेके पर 30 रुपये महीने की नौकरी से की थी। उस समय गुजरात में शराबबंदी लागू थी। इसी के चलते लतीफ़ को तस्करी के धंधे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुस गया। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन दिनों लतीफ़ पागलों की तरह पैसे छाप रहा था। वो स्थानीय पुलिस वालों को हफ्ता और महंगे गिफ्ट देता था। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिफ्ट लेने वालों में थे। पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीफ़ ने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने राजनीतिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया। 1980 के दशक में अहमदाबाद में कई बार दंगे हुए। लतीफ़ ने उस समय दंगा पीड़ितों की बड़ी मदद की। गरीबों और पीड़ितों की मदद करके लतीफ़ ने अहमदाबाद में रॉबिन हुड जैसी छवि बना ली। शराब माफिया और गैंगस्टर अब्दुल लतीफ़ ने 1986 टू 87 में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में 5 सीटों पर एक साथ जीत हासिल की थी। गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीफ़ का नाम सामने आया, जिसके बाद लतीफ़ 1992 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था। 1995 में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लतीफ़ को पुरानी दिल्ली के एक पीसीओ बूथ से गिरफ्तार किया। लतीफ़ करीब 2 साल तक साबरमती जेल में रहा। पुलिस के अनुसार नवंबर 1997 में लतीफ़ ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। शाहरुख खान एक बातचीत में अपनी फिल्म, अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा था, फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी 7 साल से 47 साल तक की है। फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उम्र के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म के पोस्टर में जो दाढ़ी वाला लुक है वह मेरी इम्तियाज़ अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया, क्योंकि इम्तियाज़ को भी मेरी दाढ़ी वाला लुक ही चाहिए था, क्योंकि उनकी फिल्म का कैरेक्टर पंजाबी है। तो थोड़ी पंजाबी वाली दाढ़ी के साथ इम्तियाज़ की फिल्म में नजर आऊँगा। शाहरुख खान रईस में अपने नेगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डॉन के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं, दोनों ही नेगेटिव किरदारों में फ़र्क है। डॉन जो भी करता है सब स्टाइलिश, सेक्सी और कूल लगता है, और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डॉन को कभी मारा न जाए। रईस का किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो अपने धंधे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता। खबरें थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगस्टर और शराब माफिया अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित है। शाहरुख कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो 90 के दशक पर बेस्ड है। मुझे लगता है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेखक, निर्देशक और फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात की है। हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यह फिल्म किसी भी जिंदा या मर चुके इंसान की कहानी नहीं है। मैंने उसके ऊपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है, हम वही फिल्म फिर से क्यों बनाएंगे। रेस में सनी लियोनी पर सुपरहिट गाना लैला में लैला फिल्माया है। इस पर शाहरुख कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है। जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना ज़रूरी है। फिल्म 90 के दशक की है तो हमने सोचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो कौन सा गाना बजता रहा होगा। हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था, बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए। वही नोटबंदी पर शाहरुख कहते हैं, अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है। मेरी फिल्म डियर जिंदगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया। नोटबंदी से आने वाला समय भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त होगा, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। 3 दशक पुरानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। 70 के दशक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घूमती है। रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात रॉबिन हुड मानता है, लेकिन पुलिस की नज़र में रईस एक अपराधी है। पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाई देगा और अंत वही पुराने जमाने के स्टाइल में हुआ। रईस के स्टंट देखकर आपको इंडियाज गॉट टैलेंट के प्रतिभागी याद आएंगे, जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं। एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख ने अपने स्टाइल से अलग हटकर वास्तव के संजय दत्त की नकल उतारी है। बस फर्क इतना है कि वास्तव में संजय दत्त
50 तोला की चेन पहनते थे, जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं। अब समझ नहीं आता है, पहले से तय था कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के अंदर कुछ ज्यादा ही समा गए और यह सब देखकर रोमांच कम हंसी ज्यादा आती है। नवाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। सही बात कहे तो नवाज के दम पर फिल्म में कुछ जान आती है। माहिरा को बस जगह भरने के लिए रखा गया है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिल्म देखने क्यों गए, इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिलती। फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल। वही मनोरंजन की बात करें तो यह कहानी निम्न दर्जे की है और रही बात गानों की तो यह बेवजह और बेवक्त दिखाई पड़ते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ फिल्म की कहानी नीचे गिरती दिखती है। फिल्म के अंत में जो मैसेज आता है वह भी बेतुका लगता है। आप सोशल वर्क करते हैं तो अपराध करना जायज़ है, यह बात समझ नहीं आती। इधर दर्शक शाहरुख खान की फिल्म रईस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुश्किल में फंस सकती है। यह फिल्म गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी। लतीफ के बेटे अहमदाबाद की एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका था। मुश्ताक ने शाहरुख खान पर इस फिल्म के जरिए अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था। साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल मटेरियल के जारी होने पर भी रोक की मांग की थी। उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है। मुश्ताक का कहना था कि लतीफ को गुजरे कई साल हो चुके हैं, आज उनका परिवार एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी रहा है। ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीफ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था तो उससे उनकी परेशानियां और बढ़ रही थी। मुश्ताक का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमिली से मिलने आए थे। प्रोड्यूसर इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। अगर ये सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लतीफ को जानकर ही लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन था डॉन लतीफ। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीफ कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचने की शुरुआत कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब बेचनी भी शुरू कर दी। इससे अच्छी कमाई कर लेने के बाद लतीफ ने शहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। लतीफ ने हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया और शराब के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करने लगा। कुछ ही सालों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुद सामने नहीं रहा। लतीफ ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया। इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया। लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क तो इस कदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था। उसे शराब लतीफ से ही खरीदनी पड़ती थी। शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था, क्योंकि वह बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता था। उसकी वजह से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा। बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था। एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंगवार छिड़ गई। लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा। लतीफ गुजरात में 40 से भी ज्यादा हत्याओं का आरोपी था, जबकि उतने ही किडनैपिंग केस भी उस पर थे। अब्दुल लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया, पर जेल में भी लतीफ का कारोबार चलता रहा। गुजरात के पहले और आखिरी अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ शेख की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव में लतीफ एक साथ 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीता था, और वो भी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे बैठे। नवंबर 1997 में अब्दुल लतीफ को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। उस वक्त वह भागने की फिराक में था। लतीफ के खत्म होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया। अब लतीफ की जिंदगी के इन पहलुओं को देखकर क्या कहे? क्या ये फिल्म रईस की कहानी है? हालांकि फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि ये फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रेरित होकर बनाई गई है। फिल्म 80 और 90 के दशक के गुजरात पर बनी है।
यह रईस के रिश्तों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है, जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। उसका ओहदा पूरे राज्य में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है। गैंगस्टर से कुछ कम रईस एक मैनेजर की तरह काम करता है। वह लोगों में अपनी पॉट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है। उसका अपना काम करने का स्टाइल, बेजोड़ इच्छा शक्ति और सोने जैसा दिल की बदौलत वह जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाता है। उसके किरदार की कई परतें हैं। उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं, प्यार करते हैं और पूजते हैं। हमेशा वक्त के आगे की सोच रखने वाला रईस अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी तरह से साफ कर देता है। उसके साम्राज्य की नींव तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराध को सहन न करने वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इस ऑफिसर की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, क्राइम का खात्मा। आगे जो होता है वह है रईस और ऑफिसर के बीच की जंग, जो फिल्म को आगे बढ़ाती है। रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ। इसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार में है। फिल्म में अभिनेत्री सन्नी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म 1960 के दशक के मध्य से शुरू होती है और 1991 में समाप्त होती है। जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारीख से रईस गुजरात के फतेहपुर में रहता है, एक ऐसा राज्य जहां शराबबंदी लागू है, और बहुत कम उम्र में कानूनी शराब के धंधे में शामिल हो जाता है। शाहिद के साथ वह एक गैंगस्टर जयराज के लिए काम करता है, जो पुलिस को रिश्वत देकर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है। रईस अपनी माँ के दर्शन से जीता है। वह हर व्यवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है, क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रईस जयराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना शुरू कर देता है। वह मुंबई में मूसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बोट लेगिंग व्यवसाय शुरू करता है। इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित हो जाता है। मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित होता है और शराब डीलरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करता है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और सेट को अहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चित्रित करने के लिए फिर से तैयार किया गया। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। विरोध के बावजूद फिल्म को जनवरी और फरवरी 2016 के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में शूट किया गया। प्राचीन मस्जिद और मकबरे परिसर सरखेज रोजा में अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंजूरी जारी की गई थी। रईस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है। जावेद अख्तर ने फिल्म के गाने लिखे हैं। फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिग्रहण जी म्यूजिक कंपनी ने किया है। फिल्म का गाना लैला मैं लैला 1980 की फिल्म कुर्बानी से लिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है। संपूर्ण एल्बम 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 8 गाने थे, जिन्हें गाया था पावन पांडे, अरिजीत सिंह, हर्षदीप कौर, सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी, कसरन सगाटिया, मीका सिंह, राम संपत, तरन्नुम मालिक, के रोशन राठौड़, श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने। रईस फिल्म की कहानी यूँ तो साधारण कही जा सकती है, लेकिन फिल्म को शानदार तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। पूरी फिल्म मनोरंजन, एक्शन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है। यह फिल्म गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है, जिस पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया गया है। लतीफ पर 1980-90 के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे, हत्या, अपहरण, तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी एंड टाडा तक लगा था। फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है, जहां रईस का बचपन अपनी मां के साथ गरीबी में गुजर रहा है। फिल्म रईस की कहानी 1980 के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। किंग खान की यह फिल्म रईस की जिंदगी में आते उतार चढ़ाव को दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है।
रईस अपनी माँ की बात कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांठ बांधकर आगे बढ़ता है और अवैध शराब के कारोबार करने लगता है। रईस कामयाबी की सीढ़ियाँ अपने चढ़ता चला जाता है, लेकिन उसकी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार आता है, जो अवैध शराब कारोबारियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मोहसिना यानी महिरा खान से प्यार है और उससे शादी कर वो अपना घर भी बसा लेता है। फिर धीरे धीरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डॉन बन जाता है। रईस अपने इलाके का मसीहा भी है। और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यू टर्न लेती है। रईस फिल्म की दो खास बातें हैं। एक्टिंग के लिहाज से शाहरुख खान को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बराबर की टक्कर दी है। शाहरुख खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किरदार में पूरी तरह से समा गए हों। चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किरदार का नजर आता है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय के मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दी है। फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर पड़ी भी है, तो वह इन दोनों अभिनेताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को झलकने नहीं दी है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। एक्टिंग के लिहाज से उनके पास ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है। माहिरा के साथ शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल भी अच्छा है। फिल्म में माहिरा खान बेहद खूबसूरत दिखी हैं। शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री जचती है। रेस के संवाद आपको ताली और सीटियां बजाने को भी वश कर देंगे। स्क्रिप्ट कसी हुई है और सीन्स का फिल्मांकन भी दमदार है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी है। संगीत की बात करें तो उड़ी उड़ी जाए, जालिमा, लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके थे। फिल्म के गाने भी इसका एक अहम हिस्सा हो गया है। फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है, जिसे एडिटिंग कर थोड़ा छोटा किया जा सकता था, लेकिन कुल मिलाकर आप शाहरुख खान के फैन हैं और एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। अक्सर सोचा कि गैंगस्टर, अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस शैली की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं। हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार, धर्मात्मा, परिंदा, अग्निपथ, सत्या, वास्तव, गैंगस्टर, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया। इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे। इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है। मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है। यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है। सच कहूं तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए या अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूं, लेकिन एक सिने प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया। अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित पटकथा होती है। एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना, उसका एक नामी गिरामी अपराधी बन जाना, अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना। रईस भी ऐसी ही खाका प्लॉट लाइन पेश करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में यह फिल्म दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी है। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है। यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूं, जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए। सन 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में रईस सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है। उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया। और फिर होती है पुलिस वाले जयदीप, जिसने अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है की एंट्री। बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना। प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने। इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले।
परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है, बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है। और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड्स जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद। ढोलकिया वास्तव में एक कट्टर व्यवसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृत्रिमता के। लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के खेल की ओर रुख कर लेती है। जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है, ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढोलकिया ये भली भांति जानते हैं कि दांव बड़ा है। उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है। एक कहानी वक्ता के रूप में वह लीप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं। लेकिन यह समस्या पैदा होती है। इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं। शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है, जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है। फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है, हालांकि फिल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी। फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से ही दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावोत्पादक है, विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने सेल्यूलाइड पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है। एडिटिंग एकदम कसा हुआ है। दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं। बनिए का दिमाग और मियाँ बाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे कई डायलॉग्स पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं। मुझे नवाजुद्दीन की लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वो लोगों में उत्साह और उमंग भर देते हैं। विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं। रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। शाहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं। फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है। माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं। मोहम्मद जीशान अय्यूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबद्ध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं। शीबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं। नरेंद्र झा, जयदीप अहलावत, उत्कर्ष मजूमदार, प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं। सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसेशनल अभिनेता हैं जो प्यार, मुनहार और स्टारडम शाहरुख को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ, वही सब कुछ एक बार फिर रईस में ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस, भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निस्संदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स। फिल्म रईस 1980 के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया। क्लैश और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहानी गुजरात के फतेहपुर की है, जहां फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से, जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है। स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है। पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है। चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का।
शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस इसको रईस अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लेता है। इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दायां हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है। रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है। पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठगांठ है और उसका काम होता रहता है, लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है। चाहे उसके पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले या कोई और, वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार से होती है, जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है। जयदीप मजूमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है। उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने को नहीं देता। पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने नहीं देता। इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी, जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है। एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है। खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं। एक वफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस माँ और खूब सारा एक्शन। इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लियोनी का एक आइटम सॉन्ग भी है, जो खून खराबे के बीच सुकून देता है। कहानी 80 के दशक के गुजरात पर बेस्ड है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है। घर की माली हालत खराब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है। अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन इसी बीच एसीपी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके पीछे पड़ जाता है, जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है। लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता। इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिनमें चुनाव, दंगे, बम ब्लास्ट जैसी कई घटनाएं दिखाई जाती हैं। फिल्म की एंडिंग भी काफ़ी दिलचस्प है। के यू मोहनन की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसकी वजह से 80 के दशक का माहौल पूरी फिल्म के दौरान बना रहता है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसके डायलॉग्स, जो ऑडियंस को तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ अच्छा है, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसे ठीक किया जा सकता था। साथ ही फिल्म के एक दो गाने भी इसकी रफ्तार पर असर डालते हैं। सिर्फ सनी लियोनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ सिर्फ सनी लियोनी पर फिल्माया गया आइटम सॉन्ग ही कहानी के साथ फिट बैठता है। फिल्म के सेकंड हाफ को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। रईस पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म है। उनका काम शानदार है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भी बेहतरीन है। फिल्म में जब भी दोनों साथ नजर आते हैं, एडवेंचर बढ़ जाता है। जहां एक तरफ नवाजुद्दीन की लिख कर लेने की स्टाइल है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की डायलॉग बोलने का अंदाज कमाल का है। मोहम्मद जीशान अयूब, अतुल कुलकर्णी और बाकी एक्टर्स का काम भी अच्छा है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दो गाने और चुनिंदा रोमांटिक सीन में भी वो अपना असर छोड़ नहीं पाती। सेकंड हाफ में उनका रोल थोड़ा उभर कर आता है, लेकिन वो भी कुछ देर के लिए। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन सॉन्ग में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के साथ फिट बैठता है। यूँ तो फिल्म को लेकर शुरू से कोई ना कोई विवाद रहा है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन पर विवाद हो सकता था। फिर चाहे वो बूचड़ खाने में जानवरों को काटने का सीन हो या फिर गांधी की मूर्ति से चश्मा उतारने का सीन। कुल मिलाकर ये फिल्म एक नए पैकेट में पुराने माल की तरह है, और अगर आप शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप एक बार ये फिल्म जरूर देखें। लंबे अरसे से रिलीज को तरस रही शाहरुख खान की फिल्म रईस 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाती है।
इस फिल्म का हीरो गैर कानूनी काम तो करता है, लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है। इस हीरो के साथ है एक खूबसूरत हीरोइन जो हीरो की परछाई की तरह है। हीरो का एक जिगरी दोस्त जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। फिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करता है। इन सबसे बेबस माँ, अत्याचार की मारी जनता, कुछ बुरे लोग और खूब सारा एक्शन। इतने मसाले के बाद एक ज़बरदस्त आइटम नंबर जो हेलन की याद दिलाता और खून खराबे के बीच राहत देता है। फिल्म की कहानी 80 के दशक के गुजरात पर आधारित है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है। घर की माली हालत बहुत ख़राब रहती है, जिससे रईस का दिमाग शुरू से ही धंधे की तरफ रहता है। रईस बचपन से ही स्कूल बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो खुद का धंधा शुरू करता है। अपने दिमाग और निडरता से अवैध शराब कारोबारी में बड़ा नाम बन जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक एसीपी मजूमदार रईस के पीछे पड़ जाता है। मजूमदार एक कड़क पुलिस ऑफिसर है जो शराब के अवैध कारोबार को रोकने की कई कोशिशें करता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी रईस उसकी पकड़ से आज़ाद ही रहता है। कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए इस कहानी का अंत काफ़ी दिलचस्प होता है। फिल्म का निर्देशन उम्दा है। फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म आपको अजीब से रॉबिन हुड जोन में लेकर जाती है। यहाँ अचानक से एंटी हीरो के ख्याल बदलने लगते हैं और वो मसीहा बनने लगता है। सरपट भागती फिल्म हिचकोले लेने लगती है। खैरियत बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो के.यू. मोहनन का काम कमाल का रहा है। फिल्म आपको 80 के दशक में ही लेकर जाती है। वही इस फिल्म के वन लाइनर भी ज़बरदस्त हैं। वन लाइनर्स पर फिल्म को दर्शकों की खूब तालियां भी मिलती हैं। जब सन्नी लियोनी अपने आइटम नंबर लैला में लैला लेकर आती हैं तो दर्शक झूम उठते हैं। वही कुछ गाने फिल्म की रफ्तार बेजा ही सुस्त कर देते हैं। फिल्म रईस को पूरी तरह शाहरुख खान की फिल्म कहने में दो राय नहीं है। उनका प्रदर्शन भी बेहतरीन है। गुस्से और फुर्ती से भरे शाहरुख इस बार अपनी बाहें फैलाते नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। वही नवाजुद्दीन ने ही शानदार अदाकारी की है। फिल्म में जब जब दोनों कलाकार एक फ्रेम में नजर आए, रोमांच चरम पर पहुंचा। मोहम्मद जीशान अयूब, अतुल कुलकर्णी के साथ बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। हालांकि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा महज 120 ही लगी हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया है, लेकिन बाकी गानों में सिर्फ लैला में लैला ही कहानी के हिसाब से अच्छा लग रहा है। जैसे ही रईस फिल्म खत्म होती है, मन में सवाल आता है कि इस फिल्म की ज़रूरत क्या है, क्यों बनाई गई है, निर्माता निर्देशक सितारे आखिर कहना क्या चाहते हैं। हिंदी सिनेमा में सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें घोर गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा होकर गैंगस्टर नुमा अपराधी बनता है और कोई जिद्दी पुलिस वाला उनके पीछे लगा होता है। पुलिस वालों को छकाते हुए फिल्म में छाए रहने वाले हीरो की मौत अंत में पुलिस वाले की गोली से होती है। रईस की कहानी इससे ज्यादा नहीं है। नया क्या है? ना बनिए का दिमाग दिखता है और ना मियाँ भाई की डेयरिंग। शाहरुख खान चले हुए कारतूस नजर आते हैं और राहुल ढोलकिया अधेड़ सितारे के मद में बहकी निशानची। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए धन से फिल्म के लिए तारीफें और अवार्ड खरीदे जा सकते हैं। हिट का तिलस्मा रचा जा सकता है। रईस को काल्पनिक कहानी मानना आधा सच है। यह गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ का फिल्मी संस्करण है, जिस पर ग्लैमर का वर्क चढ़ा है। लतीफ पर 1980-90 के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे, हत्या, अपहरण, तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम यानी डाटा तक लगा था। मुंबई बम धमाकों में उसका नाम सीधे नहीं आया, मगर वह आतंकी दाऊद इब्राहिम से कनेक्ट और कराची में उसका मेहमान था। लतीफ पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश करते हुए मारा गया। रईस की कहानी में लतीफ और उससे जुड़े आपराधिक राजनीतिक सूत्रों के ताने बाने हैं। यहाँ रईस को रॉबिन हुड अंदाज से रंगते हुए गरीबों का मसीहा दिखाने की कोशिश है। गौर से देखो तो टिकट खिड़की पर लगातार पिट रहे शाहरुख खान यहाँ सलमान खान के फिल्मों में चैरिटी करने के फार्मूले से सहानुभूति बटोरने की लचर कोशिश में थे। कई हिस्सों में रईस एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हीरो फिल्मों की खराब फोटोकॉपी जैसी है। शाहरुख ना गुस्से और एक्शन में जमते हैं, ना रोमांस करते हुए। पुलिस बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी फिल्म में उन पर हावी हैं।
नवाज फिल्म को न संभालते तो यह भरभरा कर गिर ही पड़ती। माहिरा खान सुंदर हैं परंतु उनकी भूमिका बेहद कमजोर है। गीत संगीत औसत है। बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर 1980 के दशक की यादें ताजा करता है। सनी लियोनी का आइटम डांस लैला जिस मोड़ पर आता है वहाँ रईस की परिस्थितियाँ इतनी तनाव भरी हैं कि यह असर नहीं छोड़ पाता। अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर अगर आप इतने रईस हैं कि ऐसी बासी निरर्थक फिल्म पर नोट उड़ा सकते हैं तो इसे देखें। उस साल दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल। एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होने से दोनों अभिनेता परेशान थे कि कहीं एक फिल्म की वजह से दूसरे के कारोबार को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में सारा दमदार फिल्म की कहानी और उसके कंटेंट पर था। साल की शुरुआत में बॉलीवुड के दो दिग्गजों की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने से दर्शकों के सामने बड़ी उलझन थी। रईस फिल्म की कहानी सबसे बड़ी खासियत है कि यह शाहरुख खान की पहली पूरी एक्शन फिल्म है। शाहरुख खान के अभिनय की तारीफ करनी पड़ेगी। गैंगस्टर की भूमिका को उन्होंने इतनी बाखूबी से निभाया है। अभिनय के मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म में बराबर खड़े दिखते हैं। फिल्म में एक्शन भरपूर है। कई जगहों पर फिल्म काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। फिल्म में 80 के दशक के गुजरात का शानदार खाका खींचा गया है। फिल्म के निर्देशक राहुल ढोलकिया का निर्देशन अच्छा है और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कसा हुआ है। जैसा कि हर फिल्म में होता है, कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ कमज़ोर पॉइंट्स भी होते हैं, जो इस प्रकार है। फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं लगता है। इस तरह की गैंगस्टर फिल्में पहले भी कई बार बन चुकी हैं। इस फिल्म में आपको अमिताभ की अग्निपथ, अजय देवगन की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों की झलक नजर आती है। लगता है कि उन्हीं को मिला जुला कर एक फिल्म बना दी गई है। 3.25 घंटे लंबी फिल्म बोझिल लगती है। आइटम सॉन्ग और रोमांटिक गाने ठूसे हुए लगते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका सकता है। शाहरुख के फैंस को हो सकता है क्लाइमैक्स हजम ना हो। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी फिल्म रईस 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। दर्शक लंबे वक्त से फिल्म के प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। इसके ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया था। शाहरुख खान ने इसके प्रमोशन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे सलमान खान शो बिग बॉस में जाना हो या मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफर करना हो, किंग खान अपनी इस फिल्म के प्रचार में जुटे हुए थे। हालांकि फैंस के लिए शाहरुख खान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक बड़ी बात थी। यह कहानी गुजरात में रहने वाले एक छोटे बच्चे रईस आलम की है, जो गरीबी के कारण शराब तस्करी के धंधे में पड़ जाता है। उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ वह शराब बेचने का भी काम करता है। उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस माँ की इस बात को ध्यान में रखकर शराब की तस्करी करते हुए वह बच्चा एक बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वह गुजरात का एक बड़ा शराब माफिया बन जाता है। रईस का बेस्ट फ्रेंड सादिक, जो हमेशा उसके साथ रहता है। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार की, जिसका एक ही मकसद है, रईस के धंधे को रोकना। फिल्म के संवाद काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म में शाहरुख खान एक अलग ही अंदाज में नजर आए थे। वह बेहतरीन डायलॉग बाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर वह इस फिल्म में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी पुलिस अधिकारी के किरदार को बाखूबी पर्दे पर उतारा था। अभिनय से लेकर उन्होंने संवादों को शानदार ढंग से पर्दे पर पेश किया था। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन वह कुछ ही सीन में नजर आई हैं। मोहम्मद जीशान, अयूब रांझड़ा और तनु बिट्स मनु रिटर्न्स के बाद एक बार फिर इस फिल्म में जबरदस्त रोल में दिखे थे। राहुल ढोलकिया ने रईस को 90 के दशक को दिखाने की पूरी मेहनत की है। इस फिल्म को देखते हुए कई जगहों पर आपको पुराने दौर की फिल्में याद आ जाएंगी, जिसमें हर कोई हीरो के सामने आकर कमजोर हो जाता है। वही हीरो का अपनी माँ की ओर बेइंतहा प्यार दिखाया गया है। फिल्म में शाहरुख खान का होना उनके फैंस के लिए देखना यही सबसे बड़ा कारण साबित होता है। वही इसमें आपको बेहतरीन डायलॉग बाजी, एक्शन, रोमांस और ड्रामा एक साथ देखने को मिलेंगे। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके थे। सनी लियोनी का लैला अंदाज आपको दीवाना बना देगा। मूवी की कहानी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यह मूवी 80 और 90 के दशक में गुजरात के अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ पर आधारित है। लतीफ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था। अब्दुल लतीफ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बढ़ा था। उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से
अच्छी जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। लतीफ के पिता तंबाकू बेचते थे। उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करना शुरू कर दिया। लतीफ के 7 भाई बहन थे। अब्दुल लतीफ अपराध जगत में पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई। मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था। मंजूर ने जब लतीफ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह पर काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला। लतीफ जल्द ही अवैध शराब के धंधे में नियम सीखता गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली। अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिलेटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एक्साइज विभाग और पुलिस से संपर्क बना लिए। इसके बाद उसका धंधा चल निकला। इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए। इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान लतीफ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशाना बन गए। लतीफ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को खत्म कर दिया। ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। 1990 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की, लेकिन लतीफ जनता दल के नेतृत्व के नजदीक थे। जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी। ऐसे में यह सुलझा लिया गया। हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ को फिर टारगेट बनाया गया। इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ। अंडरवर्ल्ड दान दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी। उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था। हालांकि उसका नाम दंगे के 198 आरोपियों में भी शामिल नहीं किया गया। उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया कि जब वह 15 महीने कराची में रहा तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था। हालांकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी। गुजरात में जब लतीफ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर 97 केस दर्ज थे, जिसमें 15 केस हत्या के शामिल थे। उसे 10 अक्टूबर 1995 को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था। एटीएस ने उसे 2 महीने तक ढूंढा था। इसके बाद वह एटीएस के हत्थे चढ़ा। 2 साल बाद अब्दुल लतीफ को उस वक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी और एनकाउंटर भाजपा के पक्ष में हुई थी। शाहरुख खान की मूवी रेस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं, लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। रईस बॉक्स ऑफिस पर वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी जिसकी इसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म बेहतरीन थी, कमी थी तो सिर्फ सॉलिड एक्शन की। यदि वह भी अस्तर का होता तो निश्चित रूप से फिल्म ने 300 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया होता। खैर, आज इस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका मिला। फिल्म देखते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी हाल ही में हमने इसी तरह के कथानक पर एक आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी है। रईस को देखते हुए लगा कि यह तो पुष्पा द राइज की कहानी है, एक दलित व्यक्ति की लत्ता से धन की कहानी जो खुद को अवैध व्यापार व्यवसाय में पाता है, अपने भरोसेमंद दोस्त के साथ और कानून के साथ संघर्ष करता है। क्या हम अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज या शाहरुख खान की रईस के बारे में बात कर रहे हैं? सुपरहिट फिल्म शाहरुख खान के सभी प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट थी। पक्षपाती लगाने के जोखिम पर वह कभी इतने अच्छे नहीं दिखे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऋतिक रोशन की काबिल के साथ और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस काबिल से कम कमाई की। रईस आज भी एक प्रशंसक पसंदीदा है। रईस के बाद हमने शाहरुख खान को जब हैरी मेट सोजल और जीरो में देखा। किंग खान के प्रशंसक उस फिल्म को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हम शाहरुख खान की अगली पठान की प्रत्याशा में रईस को फिर से देख रहे हैं। अब हमारी तरह शाहरुख खान के कई अन्य प्रशंसक भी फिल्म को फिर से देख रहे हैं। और क्या लगता है उन्हें भी हमारी तरह रईस और नई राष्ट्रीय सनसनी अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज के बीच एक अनोखी समानता दिखाई दे रही है? अब रैग टू रिच एक पसंदीदा सिनेमाई ट्रॉप है। इस अवसर पर उभरे दलित नायक गरीबी और अन्य चुनौतियों से लड़ते हुए जो उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंत में विजयी होकर उभरना कुछ ऐसा है जिसे हम सिनेमाई पर्दे पर देखना पसंद करते हैं। बेशक रईस और पुष्पा दोनों हमें वह देते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि पुष्पराज और रईस आलम दोनों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट और कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी चतुर्बुद्धि ही उनका एकमात्र हथियार है और पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आखिरकार हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने सिंडिकेट के नेता बनते हुए अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं।
दोनों अवैध व्यापार में शामिल हैं, जो उन्हें नायक विरोधी छाया भी देता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्यार करते हैं, खासकर जब शाहरुख खान की बात आती है। शाहरुख खान की फिल्म रईस अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित बताई जा रही है। आइए जानते हैं अब्दुल लतीफ़ के बारे में कुछ बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। 1951 में जन्मे अब्दुल लतीफ़ ने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद में एक जुए और शराब के ठेके पर 30 रुपये महीने की नौकरी से की थी। उस समय गुजरात में शराबबंदी लागू थी। इसी के चलते लतीफ़ को तस्करी के धंधे में पैसा दिखने लगा और वो इस कारोबार में घुस गया। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उन दिनों लतीफ़ पागलों की तरह पैसे छाप रहा था। वो स्थानीय पुलिस वालों को हफ्ता और महंगे गिफ्ट देता था। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक उसमें गिफ्ट लेने वालों में थे। पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए लतीफ़ ने नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने राजनीतिक दलों को चंदा देने शुरू कर दिया। 1980 के दशक में अहमदाबाद में कई बार दंगे हुए। लतीफ़ ने उस समय दंगा पीड़ितों की बड़ी मदद की। गरीबों और पीड़ितों की मदद करके लतीफ़ ने अहमदाबाद में रॉबिन हुड जैसी छवि बना ली। शराब माफिया और गैंगस्टर अब्दुल लतीफ़ ने 1986 टू 87 में अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में 5 सीटों पर एक साथ जीत हासिल की थी। गुजरात में हुई कई हत्याओं में लतीफ़ का नाम सामने आया, जिसके बाद लतीफ़ 1992 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था। 1995 में गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने लतीफ़ को पुरानी दिल्ली के एक पीसीओ बूथ से गिरफ्तार किया। लतीफ़ करीब 2 साल तक साबरमती जेल में रहा। पुलिस के अनुसार नवंबर 1997 में लतीफ़ ने भागने की कोशिश की और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। शाहरुख खान एक बातचीत में अपनी फिल्म, अपने किरदार और नोटबंदी के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा था, फिल्म रईस में मेरे किरदार की कहानी 7 साल से 47 साल तक की है। फिल्म में मेरे लुक को बढ़ती उम्र के साथ बदलता हुआ दिखाया जाएगा। फिल्म के पोस्टर में जो दाढ़ी वाला लुक है वह मेरी इम्तियाज़ अली की फिल्म के लिए भी काम आ गया, क्योंकि इम्तियाज़ को भी मेरी दाढ़ी वाला लुक ही चाहिए था, क्योंकि उनकी फिल्म का कैरेक्टर पंजाबी है। तो थोड़ी पंजाबी वाली दाढ़ी के साथ इम्तियाज़ की फिल्म में नजर आऊँगा। शाहरुख खान रईस में अपने नेगेटिव रोल को ही अपनी ही फिल्म डॉन के किरदार से तुलना करते हुए बताते हैं, दोनों ही नेगेटिव किरदारों में फ़र्क है। डॉन जो भी करता है सब स्टाइलिश, सेक्सी और कूल लगता है, और आप उसके लिए यही सोचेंगे कि डॉन को कभी मारा न जाए। रईस का किरदार अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है और गलती करने की इसकी कोई लिमिट नहीं है। वो अपने धंधे से बड़ा किसी मजहब को नहीं मानता। खबरें थी कि रईस का किरदार गुजरात के गैंगस्टर और शराब माफिया अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पर आधारित है। शाहरुख कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। रईस की कहानी बिल्कुल काल्पनिक कहानी है जो 90 के दशक पर बेस्ड है। मुझे लगता है कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारे लेखक, निर्देशक और फिल्म की पृष्ठभूमि गुजरात की है। हमें इसके लिए एक नोटिस भी आया था, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यह फिल्म किसी भी जिंदा या मर चुके इंसान की कहानी नहीं है। मैंने उसके ऊपर बनी एक गुजराती फिल्म देखी है, हम वही फिल्म फिर से क्यों बनाएंगे। रेस में सनी लियोनी पर सुपरहिट गाना लैला में लैला फिल्माया है। इस पर शाहरुख कहते हैं कि सनी का गाना कोई आइटम नंबर नहीं है। जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा कि सनी का पार्ट फिल्म के लिए कितना ज़रूरी है। फिल्म 90 के दशक की है तो हमने सोचा कि उस समय अगर कोई बार में जाता था तो कौन सा गाना बजता रहा होगा। हमें लगा कि उस समय का सबसे हिट गाना तो यही था, बस हमने इस गाने के अधिकार ले लिए। वही नोटबंदी पर शाहरुख कहते हैं, अब तो आमिर खान की फिल्म दंगल ने अपने बिजनेस से साबित कर दिया है कि नोटबंदी का कोई असर मनोरंजन में नहीं हो रहा है। मेरी फिल्म डियर जिंदगी भी आई थी और हमने जितना सोचा था उतना बिजनेस फिल्म ने किया। नोटबंदी से आने वाला समय भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त होगा, तो थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। 3 दशक पुरानी कहानी देखने के बाद आपके पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। 70 के दशक की कहानी लेकर आई फिल्म रईस एक गुजराती स्मगलर के इर्द गिर्द घूमती है। रईस भाई जिन्हें पूरा गुजरात रॉबिन हुड मानता है, लेकिन पुलिस की नज़र में रईस एक अपराधी है। पूरी फिल्म में आपको बस चोर पुलिस का खेल दिखाई देगा और अंत वही पुराने जमाने के स्टाइल में हुआ। रईस के स्टंट देखकर आपको इंडियाज गॉट टैलेंट के प्रतिभागी याद आएंगे, जो अपने मूव से दर्शकों से ताली बजवाते हैं। एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख ने अपने स्टाइल से अलग हटकर वास्तव के संजय दत्त की नकल उतारी है। बस फर्क इतना है कि वास्तव में संजय दत्त
50 तोला की चेन पहनते थे, जबकि रईस गोल्ड का चश्मा लगाते हैं। अब समझ नहीं आता है, पहले से तय था कि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के अंदर कुछ ज्यादा ही समा गए और यह सब देखकर रोमांच कम हंसी ज्यादा आती है। नवाजुद्दीन की बात करें तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। सही बात कहें तो नवाज के दम पर फिल्म में कुछ जान आती है। माहिरा को बस जगह भरने के लिए रखा गया है, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिल्म देखने क्यों गए, इसकी कोई ठोस वजह नहीं मिलती। फिल्म में ना तो कोई मोटिव है और ना ही कोई मोटिवेशनल। वही मनोरंजन की बात करें तो यह कहानी निम्न दर्जे की है। और रही बात गानों की, तो यह बेवजह और बेवक्त दिखाई पड़ते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो गानों को वहाँ रखना चाहिए जहाँ फिल्म की कहानी नीचे गिरती दिखती है। फिल्म के अंत में जो मैसेज आता है वह भी बेतुका लगता है। आप सोशल वर्क करते हैं तो अपराध करना जायज़ है, यह बात समझ नहीं आती। इधर दर्शक शाहरुख खान की फिल्म रईस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर खबर आ रही थी कि रईस अब मुश्किल में फंस सकती है। यह फिल्म गुजरात के गैंगस्टर रहे अब्दुल लतीफ के जीवन पर आधारित बताई जा रही थी। लतीफ के बेटे अहमदाबाद की एक कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी ठोका था। मुश्ताक ने शाहरुख खान पर इस फिल्म के जरिए अपने पिता का नाम खराब करने का आरोप लगाया था। साथ ही फिल्म की रिलीज और प्रमोशनल मटेरियल के जारी होने पर भी रोक की मांग की थी। उनका दावा था कि फिल्म के दूसरे हिस्से में लतीफ को गलत तरीके से पेश किया गया है। मुश्ताक का कहना था कि लतीफ को गुजरे कई साल हो चुके हैं, आज उनका परिवार एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी जी रहा है। ऐसे में एक बार फिर जब उन लोगों का नाम लतीफ के नाम के साथ जोड़ा जा रहा था, तो उससे उनकी परेशानियां और बढ़ रही थी। मुश्ताक का कहना था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखे जाते वक्त कुछ लोग उनकी फैमिली से मिलने आए थे। प्रोड्यूसर इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। अगर ये सच है तो इस फिल्म की कहानी का अंदाजा लतीफ को जानकर ही लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कौन था डॉन लतीफ। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले अब्दुल लतीफ कालूपुर ओवरब्रिज के पास देसी शराब बेचने की शुरुआत कर क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। धीरे धीरे उसने अंग्रेजी शराब बेचनी भी शुरू कर दी। इससे अच्छी कमाई कर लेने के बाद लतीफ ने शहर के कोक इलाके में रहने वाले बदमाशों को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। लतीफ ने हथियार सप्लाई करने वाले शरीफ खान से हाथ मिलाया और शराब के साथ साथ हथियारों का भी तस्करी करने लगा। कुछ ही सालों में लतीफ गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन किसी भी गैंगवार में वह खुद सामने नहीं रहा। लतीफ ने चालाकी से कई छोटी मोटी गैंग में फूट डलवाई और उनके साथियों को अपनी गैंग में मिला लिया। इस तरह अहमदाबाद के बाद उसका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया। लतीफ ने गुजरात में अवैध शराब बेचने का नेटवर्क तो इस कदर खड़ा कर लिया था कि कोई भी अवैध शराब बेचने वाला बिना उसकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था। उसे शराब लतीफ से ही खरीदनी पड़ती थी। शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था, क्योंकि वह बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता था। उसकी वजह से उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा। बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुका था। एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंगवार छिड़ गई। लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया था और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा। लतीफ गुजरात में 40 से भी ज्यादा हत्याओं का आरोपी था, जबकि उतने ही किडनैपिंग केस भी उस पर थे। अब्दुल लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया, पर जेल में भी लतीफ का कारोबार चलता रहा। गुजरात के पहले और आखिरी अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल लतीफ शेख की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1986 के अहमदाबाद महानगर पालिका चुनाव में लतीफ एक साथ 5 सीटों पर भारी बहुमत से जीता था, और वो भी साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे बैठे। नवंबर 1997 में अब्दुल लतीफ को गुजरात पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। उस वक्त वह भागने की फिराक में था। लतीफ के खत्म होने के साथ ही गुजरात में उसका पूरा नेटवर्क भी खत्म हो गया। अब लतीफ की जिंदगी के इन पहलुओं को देखकर क्या कहे? क्या ये फिल्म रईस की कहानी है? हालांकि फिल्म निर्देशक राहुल ढोलकिया इस बात से साफ इनकार करते रहे हैं कि ये फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म रईस एक आदमी जिसका नाम रईस आलम था की जिंदगी पर से प्रेरित होकर बनाई गई है। फिल्म 80 और 90 के दशक के गुजरात पर बनी है।
यह रईस के रिश्तों और तेजी से आगे बढ़ने की कहानी है, जिसमें वह खाली हाथ आने के बाद एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। उसका ओहदा पूरे राज्य में सबसे अधिक ताकतवर आदमी का हो जाता है। गैंगस्टर से कुछ कम रईस एक मैनेजर की तरह काम करता है। वह लोगों में अपनी पॉट बना लेता है और उसका भरोसा जीत लेता है। उसका अपना काम करने का स्टाइल, बेजोड़ इच्छा शक्ति और सोने जैसा दिल की बदौलत वह जनता में बेहद लोकप्रिय हो जाता है। उसके किरदार की कई परतें हैं। उसके कई चेहरे हैं जिनके कारण लोग उससे डरते हैं, प्यार करते हैं और पूजते हैं। हमेशा वक्त के आगे की सोच रखने वाला रईस अपने रास्ते की रुकावट बनने वाली हर चीज और आदमी को पूरी तरह से साफ कर देता है। उसके साम्राज्य की नींव तब हिलती है जब उसके सामने किसी भी तरह के अपराध को सहन न करने वाला पुलिस ऑफिसर आ जाता है। इस ऑफिसर की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, क्राइम का खात्मा। आगे जो होता है वह है रईस और ऑफिसर के बीच की जंग, जो फिल्म को आगे बढ़ाती है। रईस अपराध पर आधारित हिंदी भाषा में बनी एक भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। इसका निर्माण फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी और गौरी खान ने किया है। इसका निर्माण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ। इसमें शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य किरदार में है। फिल्म में अभिनेत्री सन्नी लियोन एक विशेष गाने में शाहरुख खान के साथ हैं। फिल्म को गुजरात के अपराधी अब्दुल लतीफ पर आधारित बताया जा रहा था, पर फिल्म निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म 1960 के दशक के मध्य से शुरू होती है और 1991 में समाप्त होती है। जैसा कि फिल्म में एक अखबार की तारीख से रईस गुजरात के फतेहपुर में रहता है, एक ऐसा राज्य जहां शराबबंदी लागू है और बहुत कम उम्र में कानूनी शराब के धंधे में शामिल हो जाता है। शाहिद के साथ वह एक गैंगस्टर जयराज के लिए काम करता है, जो पुलिस को रिश्वत देकर अवैध रूप से शराब की तस्करी करता है। रईस अपनी मां के दर्शन से जीता है। वह हर व्यवसाय अच्छा है और कोई भी धर्म किसी भी व्यवसाय से बड़ा नहीं है, क्योंकि यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रईस जयराज के साथ भाग लेने का फैसला करता है और खुद ही काम करना शुरू कर देता है। वह मुंबई में मूसा भाई से मिलता है और उसकी मदद से वह अपना बूट लेगिंग व्यवसाय शुरू करता है। इसी बीच एक ईमानदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर ए मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित हो जाता है। मजूमदार फतेहपुर में स्थानांतरित होता है और शराब डीलरों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करता है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2015 में शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की गई और सेट को अहमदाबाद की मालिन बस्तियों को चित्रित करने के लिए फिर से तैयार किया गया। फिल्म का आखिरी शेड्यूल जनवरी 2016 में गुजरात में शूट किया गया था। विरोध के बावजूद फिल्म को जनवरी और फरवरी 2016 के बीच बिना किसी व्यवधान के भुज में शूट किया गया। प्राचीन मस्जिद और मकबरे परिसर सरखेज रोजा में अहमदाबाद में शूटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंजूरी जारी की गई थी। रईस के लिए संगीत राम संपत ने दिया है। जावेद अख्तर ने फिल्म के गाने लिखे हैं। फिल्म के संगीत अधिकारों का अधिग्रहण जी म्यूजिक कंपनी ने किया है। फिल्म का गाना लैला मैं लैला 1980 की फिल्म कुर्बानी से लिया गया है और पुनर्निर्मित किया गया है। संपूर्ण एल्बम 24 जनवरी 2017 को रिलीज किया गया था। इसमें कुल 8 गाने थे, जिन्हें गाया था पावन पांडे, अरिजीत सिंह, हर्षदीप कौर, सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी, कसरन सगाटिया, मीका सिंह, राम संपत, तरन्नुम मालिक, के रोशन राठौड़, श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने। रईस फिल्म की कहानी यूँ तो साधारण कही जा सकती है, लेकिन फिल्म को शानदार तरीके से पेश किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। पूरी फिल्म मनोरंजन, एक्शन और रोमांस के रंगों से भरी हुई है। यह फिल्म गुजरात में अवैध शराब का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ़ का फिल्मी संस्करण है, जिस पर ग्लैमर का तड़का लगा दिया गया है। लतीफ़ पर 1980-90 के दशक में गांधी की धरती पर अवैध शराब के धंधे, हत्या, अपहरण, तस्करी के दर्जनों मामले समेत आतंकवादी एंड टाडा तक लगा था। फिल्म की कहानी गुजरात के फतेहपुर से शुरू होती है, जहां रईस का बचपन अपनी मां के साथ गरीबी में गुजर रहा है। फिल्म रईस की कहानी 1980 के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। किंग खान की यह फिल्म रईस की जिंदगी में आते उतार चढ़ाव को दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है।
रईस अपनी माँ की बात कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता को गांठ बांधकर आगे बढ़ता है और अवैध शराब के कारोबार करने लगता है। रईस कामयाबी की सीढ़ियां अपने चढ़ता चला जाता है, लेकिन उसकी मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उसके इलाके में पुलिस ऑफिसर जयदीप मजूमदार आता है, जो अवैध शराब कारोबारियों के रईस को अपने इलाके की रहने वाली मोहसिना यानी महिरा खान से प्यार है और उससे शादी कर वो अपना घर भी बसा लेता है। फिर धीरे धीरे रईस गुजरात में बड़ा नाम बन जाता है और वहाँ का डॉन बन जाता है। रईस अपने इलाके का मसीहा भी है और फिर उसके बाद फिल्म की कहानी कई जगहों पर यू टर्न लेती है। रईस फिल्म की दो खास बातें हैं। एक्टिंग के लिहाज से शाहरुख खान को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बराबर की टक्कर दी है। शाहरुख खान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किरदार में पूरी तरह से समा गए हों। चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव पूरी तरह से उसी किरदार का नजर आता है जो उन्होंने पर्दे पर निभाया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अभिनय के मामले में शाहरुख खान को कड़ी टक्कर दी है। फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर पड़ी भी है, तो वह इन दोनों अभिनेताओं ने अपने एक्टिंग से संभाल लिया है और इस कमी को झलकने नहीं दी है। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की यह बॉलीवुड में पहली फिल्म है। एक्टिंग के लिहाज से उनके पास ज़्यादा कुछ करने का स्कोप नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने अदाकारी अच्छी की है। माहिरा के साथ शाहरुख खान का रोमांटिक एंगल भी अच्छा है। फिल्म में माहिरा खान बेहद खूबसूरत दिखी हैं। शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री जचती है। रईस के संवाद आपको ताली और सीटियां बजाने को विवश कर देंगे। स्क्रिप्ट कसी हुई है और सीन्स का फिल्मांकन भी दमदार है। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म में जान डाल दी है। संगीत की बात करें तो उड़ी उड़ी जाए, जालिमा, लैला में लैला जैसे गाने पहले ही हिट हो चुके थे। फिल्म के गाने भी इसका एक अहम हिस्सा हो गया है। फिल्म की लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगती है, जिसे एडिटिंग कर थोड़ा छोटा किया जा सकता था, लेकिन कुल मिलाकर आप शाहरुख खान के फैन हैं और एक मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं तो आप यह फिल्म देख सकते हैं। अक्सर सोचा कि गैंगस्टर, अपराधियों और अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली फिल्मों में कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि क्यों पूरी दुनिया भर के अनेक फिल्म मेकर्स इस शैली की फिल्मों से इतने आकर्षित हैं। हालांकि मैं इस शैली की फिल्मों का जबरदस्त प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन साथ ही मुझे यह कहना होगा कि मैंने मुंबई में बनी क्राइम बेस्ड फिल्में दीवार, धर्मात्मा, परिंदा, अग्निपथ, सत्या, वास्तव, गैंगस्टर, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का भरपूर आनंद लिया। इन फिल्मों में फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जुड़े थे। इन फिल्मों को याद रखने योग्य वैल्यू है। मेरे मन में एक अमिट छाप छोड़ने के अलावा इन फिल्मों ने समय समय की रेत पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। रईस के बारे में जबरदस्त अटकलें हैं। इस फिल्म की कहानी असल जिंदगी से प्रेरित है। यह असल जिंदगी के किरदारों पर आधारित है। सच कहूं तो फिल्म में दिखाए गए किरदारों की प्रामाणिकता पर टिप्पणी करने के लिए या अटकलों को जांचने के लिए मैं सही शख्स नहीं हूं, लेकिन एक सिने प्रेमी होने के नाते मुझे यह स्वीकार करना होगा कि रईस ने मुझे अपनी दुनिया में पहुंचा दिया। अपराधियों के जीवन पर आधारित ज्यादातर फिल्मों की एक सुनिश्चित पटकथा होती है। एक आदमी का जुर्म का रास्ता अपनाना, उसका एक नामी गिरामी अपराधी बन जाना, अमीर और प्रभावशाली लोगों में उठना बैठना, लेकिन आखिर में कानून के हाथों सब हिसाब किताब बराबर हो जाना। रईस भी ऐसी ही खाका प्लॉट लाइन पेश करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस शैली की कई फिल्मों की तुलना में यह फिल्म दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी है। निर्देशक राहुल ढोलकिया ने रईस में एक दमदार पावर प्ले और रईस व ईमानदार पुलिस वाले जयदीप के बीच चूहे बिल्ली जैसा पीछा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। मेरी राय से यही इस फिल्म का मुख्य आधार है। यह कहने के बाद मैं स्वीकार करता हूं, जो फिल्म को एक ऊंचाई पर लेकर जाता है वो है शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने अपने अपने हिस्से के बेहतरीन किरदार निभाए। सन 1980 के दशक की पृष्ठभूमि में रईस सिस्टम प्रणाली को हराने की कोशिश करता है और अपनी शर्तों पर सफल भी हो जाता है। उद्यमशीलता के लिए उसका प्राकृतिक स्वभाव और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान कभी हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प ने उसे प्यारा और डरावना दोनों बना दिया। और फिर होती है पुलिस वाले जयदीप, जिसने अपराध को खत्म करने और रईस के साम्राज्य को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली है की एंट्री। बीते हुए युग को एक बार फिर से बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है वर्तमान के दर्शकों जिन्हें उन किरदारों और युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है को शामिल करना। प्रोडक्शन के बिना किसी गलती के उस युग को बेहतरीन ढंग से बनाया है ढोलकिया और उनके लेखक की टीम ने। इस बात का पूरा ख्याल रखा कि फिल्म की लिखित सामग्री इतनी शक्तिशाली हो कि दर्शक तल्लीनता से फिल्म का मजा ले।
परिणाम स्वरूप यह फिल्म न केवल 1980 के दशक की यादें ताजा करती है, बल्कि आपको उन बीते दिनों को महसूस भी कराती है। और इसलिए इसके किरदारों और एपिसोड्स जो फिल्म में हाईलाइट किए गए हैं का धन्यवाद। ढोलकिया वास्तव में एक कट्टर व्यावसायिक फिल्म निर्माता होने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन जब आप इनके काम करने का तरीका देखते हैं तो आपको खुद ब खुद यह महसूस हो जाता है कि उनका झुकाव वास्तविकता में ज्यादा है बजाय कृत्रिमता के। लेकिन रईस के बारे में बात करें तो रईस में वास्तविकता और मसाला दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। फिल्म की कहानी बिना जोड़ के सीधे रोमांस से कौन किससे बढ़ के खेल की ओर रुख कर लेती है। जब चोर पुलिस की भिड़ंत होती है, ये एक बड़े बजट की फिल्म है और शाहरुख और ढोलकिया ये भली भांति जानते हैं कि दांव बड़ा है। उन्होंने वास्तविकता को बनाए रखा है और इस बात का ख्याल रखा है कि फिल्म की गति और ऊर्जा कदाचित कम ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शाहरुख खान के करोड़ों प्रशंसकों को जरा भी निराश नहीं किया है। एक कहानी वक्ता के रूप में वह लीप लेते हैं और लिखित सामग्री के साथ पूरा न्याय करते हैं और साथ ही फिल्म के हर किरदार से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निचोड़ने में कामयाब रहते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपकी उत्सुकता को खोल कर रख देता है और फिर आप सेकंड हाफ देखने के लिए ललायत हो जाते हैं। लेकिन यह समस्या पैदा होती है। इंटरमिशन के बाद फिल्म की गति धीमी पड़ जाती है और रोमांटिक गीत और कुछ सीक्वेंस सीन विफल हो जाते हैं। शुक्र है फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ती है जब रईस की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ लेती है, जो कि फिल्म का हाई वोल्टेज क्लाइमैक्स है। फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा है, हालांकि फिल्म के डांस और गीत में थोड़ी और गुंजाइश हो सकती थी। फिल्म के गाने लैला में लैला और जालमा गाना पहले से ही दर्शकों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गए थे। हालांकि लैला में लैला गाना के महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है और कहानी को आगे ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर प्रभावोत्पादक है, विशेष रूप से सिग्नेचर ट्यून जिसे कथानक में उदारपूर्वक इस्तेमाल किया गया। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ने सेल्यूलाइड पर स्थानों को बहुत ही शानदार ढंग से कैप्चर किया है। एडिटिंग एकदम कसा हुआ है। दर्शकों को ध्यान में रखकर डायलॉग बनाए गए जो अपना असर छोड़ते हैं। बनिए का दिमाग और मियाँ बाई की डेयरिंग और अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे कई डायलॉग्स पहले ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं। मुझे नवाजुद्दीन की लाइनों पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वो लोगों में उत्साह और उमंग भर देते हैं। विशेष रूप से फर्स्ट हाफ में एक्शन सीक्वेंस बेहद दमदार हैं। रईस में शानदार प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय है। शाहरुख बढ़िया कलाकार के साथ साथ शो स्टीलर भी हैं। फिल्म में उनका गिरे किरदार उनके करियर के प्रारंभ में उनकी पुरस्कार योग्य परफॉर्मेंस की याद दिलाता है। नवाजुद्दीन ने अपने सह कलाकार की प्रतिभा से मैच करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ किरदारों में डुबा देता है। माहिरा खान बेहद खूबसूरत लगती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने किरदार को निभाती हैं। मोहम्मद जीशान अय्यूब की एक ठोस भूमिका में पूरी तरह से डूब जाते हैं और एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। अतुल कुलकर्णी अपनी मौजूदगी एक प्रतिबद्ध प्रदर्शन के साथ महसूस कराते हैं। शीबा चड्ढा एक संक्षिप्त भूमिका में जचती हैं। नरेंद्र झा, जयदीप अहलावत, उत्कर्ष मजूमदार, प्रमोद पाठक और उदय तिकेकर अपने अपने भागों में परिपूर्ण हैं। सनी लियोन लैला में लैला आइटम नंबर में सनसनी फैला देती हैं। कुल मिलाकर रईस पक्के तौर पर एक हिट फिल्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहरुख खान एक सेंसेशनल अभिनेता हैं जो प्यार, मुनहार और स्टारडम शाहरुख को उनकी प्रारंभिक फिल्मों में प्राप्त हुआ, वही सब कुछ एक बार फिर रईस में ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म को हिट कराने में कुछ तथ्यों का भारी योगदान है और उनमें शामिल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जबरदस्त परफॉर्मेंस, भीड़ जुटाने के लिए लिखी गई है इसकी विशेष सामग्री और निस्संदेह इसका मनोरंजक क्लाइमैक्स। फिल्म रईस 1980 के दशक में गुजरात आधारित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह ऐसे तस्कर की कहानी है जिसके धंधे को एक सख्त पुलिस अधिकारी ने चौपट कर दिया। क्लैश और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहानी गुजरात के फतेहपुर की है, जहां फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे रईस आलम से, जो गरीबी के कारण शराब तस्करी में आ जाता है। स्कूल में उसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने में दिक्कत होती है। पड़ोस का डॉक्टर उसे चश्मा लेने की सलाह देता है। चश्मा पहनने के बाद रईस आलम हर किसी को वार्निंग देता है बैटरी नहीं बोलने का।
शराब तस्करी के लिए पड़े छापे में उसकी अम्मी उसे बचाने जाती है और बोलती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बस इसको रईस अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लेता है। इसके बाद रईस शराब के बिजनेस में अपने दोस्त सादिक के साथ आ जाता है और शराब तस्कर के बादशाह जयराज सेठ का दायां हाथ बन जाता है और बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग को सब जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है रईस अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। सादिक रईस का बेस्ट फ्रेंड है। रईस अपने एम्पायर का बॉस बन जाता है। पुलिस नेता हर किसी से उसकी साठगांठ है और उसका काम होता रहता है, लेकिन वो साथ ही साथ देसी रॉबिन हुड भी है। चाहे उसके पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले या कोई और, वो कभी मदद करने से हिचकिचाता नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर जयदीप मजूमदार से होती है, जिसका ट्रांसफर रईस के इलाके में होता है। जयदीप मजूमदार का एक ही इरादा होता है कि रईस के बिजनेस को मिट्टी में मिला देना है। उसे आप कहते सुनेंगे कि रईस का और मेरा रिश्ता बड़ा अजीब है। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने को नहीं देता। पास रह नहीं सकता और दूर जाने नहीं देता। पास रह नहीं सकता और साला दूर जाने नहीं देता। इसके बाद फिल्म चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। इसके बाद फिल्म में चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। शाहरुख खान की फिल्म रईस आपको 70 और 80 के दशक की टिपिकल मसाला फिल्मों की याद दिलाएगी, जिसका हीरो बुरा काम तो करता है लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी है। एक पुलिस वाला है जो गंदी राजनीति के बीच भी अपना काम ईमानदारी से करता है। खूबसूरत हीरोइन है और हीरो की परछाई बनकर रहती हैं। एक वफादार दोस्त है जो हीरो के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। साथ ही कुछ बुरे लोग, सताई जनता, बेबस माँ और खूब सारा एक्शन। इसके अलावा हेलन की तर्ज पर सनी लियोनी का एक आइटम सॉन्ग भी है जो खून खराबे के बीच सुकून देता है। कहानी 80 के दशक के गुजरात पर बेस्ड है, जहां रईस अपनी अम्मी के साथ रहता है। घर की माली हालत खराब होने की वजह से स्कूल के टाइम से ही रईस का दिमाग धंधे की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो स्कूल के बैग में शराब रखकर सप्लाई करने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद रईस अपना खुद का धंधा शुरू करता है। अपने दिमाग और डेयरिंग की वजह से वो जल्द ही अवैध शराब का बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन इसी बीच एसीपी मजूमदार यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके पीछे पड़ जाता है, जो काफ़ी कड़क पुलिस वाला है। लेकिन रईस का धंधा रोक पाने की हजार कोशिश करने के बावजूद भी मजूमदार उसे पकड़ नहीं पाता। इस दौरान कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिनमें चुनाव, दंगे, बम ब्लास्ट जैसी